केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पुणे के खरकवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पेशवा बाजीराव एक आदर्श सैनिक के सभी गुणों से परिपूर्ण थे। उन्होंने 21 वर्षों में 41 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे, जो एक अटूट रिकॉर्ड है। शाह ने कहा कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को पेशवा बाजीराव ने आगे न बढ़ाया होता तो देश की मूल पहचान खो जाती। उन्होंने यह भी कहा, बाजीराव ने सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि हमारे स्वराज के लिए संघर्ष किया है। उनकी सोच को आगे बढ़ाना 140 करोड़ भारतीयों की जिम्मेदारी है। शाह ने उदाहरण देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इसी सोच का प्रमुख उदाहरण है। अमित शाह के पुणे दौरे पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। यह 2 दिवसीय यात्रा राज्य में उच्च स्तरीय बैठकें, जनसभाएं और संगठनात्मक समीक्षा से भरपूर रहेंगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा पर तंज कसते हुए उन्हें सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर पीएम कहा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर पीएम आज त्रिनिदाद और टोबैगो में होंगे। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग 45% है। बसदेव पांडे और कमला प्रसाद बिसेसर जैसे भारतवंशी नेता यहाँ प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बीएस नॉयपॉल, नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक शिवा नॉयपॉल और क्रिकेटर सनी रामाधीन जैसे प्रसिद्ध लोग इसी देश से हैं। उन्होंने 1968 की एक ऐतिहासिक मुलाकात को भी याद किया। त्रिनिदाद के पहले प्रधानमंत्री एरिक विलियम्स और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मुलाकात पोर्ट ऑफ स्पेन में हुई थी। इस ऐतिहासिक यात्रा पर मेजबानों ने एक विशेष फिल्म भी बनाई थी। उन्होंने एरिक विलियम्स की चर्चित किताब कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी का भी जिक्र किया। जयराम रमेश ने पीएम मोदी की लगातार विदेश यात्राओं पर व्यंग करते हुए यह पोस्ट साझा की और साथ ही भारत और त्रिनिदाद के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को उजागर किया। एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली में गुरुवार को आग लगने की घटना सामने आई। अधिकारियों के अनुसार आग एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में लगी थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया और कोई घायल या हताहत नहीं हुआ। घटना के दौरान कोई बड़ी क्षति नहीं हुई और सभी मरीज व स्टाफ सुरक्षित हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने पुणे में एक युवती के साथ कथित बलात्कार की घटना को बेहद चिंताजनक और खतरनाक बताया है और महाराष्ट्र सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए हैं। कोंढवा इलाके में बुधवार शाम 7:30 बजे एक 22 वर्षीय युवती के फ्लैट में एक शख्स कुरियर एजेंट बनकर घुसा और उसके साथ कथित रूप से बलात्कार किया। जब युवती पिन लाने अंदर गई, आरोपी ने दरवाजा बंद कर दिया और वारदात को अंजाम दिया। युवती कई घंटों तक बेहोश रही। पुलिस को शक है उस पर कुछ स्प्रे किया गया हो, इसलिए फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है। पीड़िता के फोन में एक सेल्फी मिली है जिसकी जांच की जा रही है। केस को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 64, 77 और 351(2) के तहत दर्ज कराया गया है। 10 टीमें, जिनमें 5 क्राइम ब्रांच और 5 जोनल टीमें हैं, मामले की जांच में लगी हैं। सुप्रिया सुले ने कहा, यह बेहद दुखद और खतरनाक है। पुणे और महाराष्ट्र में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। मैं संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखूंगी। हमें किसी भी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए। यह घटना एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 42 वर्षीय महिला रुचिका सेवानी और उसके 14 वर्षीय बेटे क्रिश की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना बुधवार रात 2 जुलाई की है। रात 9:43 पर पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें 44 वर्षीय पति कुलदीप ने बताया कि उसकी पत्नी और बेटा कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं और दरवाजे पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया। घर के अंदर महिला और बच्चे के शव पड़े मिले। पीड़ितों की पहचान रुचिका सेवानी 42 वर्ष के रूप में हुई है, जो लाजपत नगर में अपने पति के साथ गारमेंट की दुकान चलाती थी। बेटा क्रिश 14 वर्ष का था, जो कि 10वीं कक्षा का छात्र था। मुख्य आरोपी मुकेश, जो बिहार के हाजीपुर का रहने वाला है, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्रेन में पकड़ लिया। वह रुचिका के गारमेंट शॉप में ड्राइवर और हेल्पर का काम करता था। पुलिस मामले की गहराई से तफ्तीश में जुटी हुई है कि हत्या के पीछे का मकसद क्या था। यह घटना राजधानी में घरेलू सुरक्षा और विश्वास को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर लंबी बातचीत हुई, लेकिन यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में कोई प्रगति नहीं हुई। बातचीत में ईरान, रूस यूक्रेन युद्ध और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा, मैं इस युद्ध से खुश नहीं हूं। हमने बात की लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
पुतिन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि रूस पीछे नहीं हटेगा। उसने कहा कि वह युद्ध के मूल कारणों को समाप्त करना चाहता है। मूल कारण यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का प्रयास, जिसे रूस ने 2022 में रोकने के लिए यूक्रेन पर हमला किया था। पुतिन ने यह भी कहा कि वह राजनीतिक समाधान के लिए तैयार है, लेकिन रूस के लक्ष्य स्पष्ट हैं। फोन कॉल के ठीक एक दिन पहले अमेरिका ने कीव को हथियारों की डिलीवरी रोक दी, जिसमें एयर डिफेंस मिसाइलें और प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी शामिल थी। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर एक तरफा खेल खेलने, वादे तोड़ने और नाटो विस्तार को लेकर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश रूस को आक्रामक बताकर अपने सैन्य खर्च और यूरोप में सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश रूस विरोधी आतंकवादी और अलगाववादी आंदोलनों का समर्थन करते हैं। ट्रंप और पुतिन के बीच हालिया बातचीत यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में किसी समाधान तक नहीं पहुंची। रूस अपने रुख पर कायम है, पश्चिम पर आक्रामकता व धोखेबाजी का आरोप लगा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ी विधायी लेजिस्लेटिव जीत मिली है, क्योंकि अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यूएस हाउस ने उनके महत्वाकांक्षी वन बिग ब्यूटीफुल बिल को 218 से 214 वोटों से पास कर दिया है। इस बिल में शामिल है बड़े पैमाने पर टैक्स कटौती, टैक्स कट्स, पेंटागन रक्षा और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए फंडिंग में बढ़ोतरी। हालांकि 2 रिपब्लिकन सांसदों थॉमस मैसी और ब्रायन फिट्जपैट्रिक ने इसके खिलाफ मतदान किया। अब यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बताया कि ट्रंप 4 जुलाई को शाम 5 बजे बिग ब्यूटीफुल साइनिंग सेरेमनी में इस पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे पहले सीनेट में यह बिल 51 से 50 वोटों से पास हुआ था। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने टाई ब्रेकिंग वोट डाला था। डेमोक्रेट्स ने एकजुट होकर विरोध किया था। साथ ही 3 रिपब्लिकन सीनेटरों ने भी बिल का विरोध किया। वो थे टॉम टिलिस, रैड पॉल और सुजैन कॉलिंस। बिल में क्या खास बात है? बिल में फेडरल सहायता कार्यक्रमों में कटौती है, ऊर्जा और अप्रवासन नीति में बड़े बदलाव हैं और करदाताओं को बड़ी राहत है। उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा, कभी कभी मुझे भी संदेह होता था कि यह बिल 4 जुलाई तक पास हो पाएगा या नहीं, लेकिन अब हमने वादा निभा दिया है। यह बिल ट्रंप की 2025 की घरेलू नीति का प्रमुख हिस्सा है, जिसे वे अपने चुनावी वादों की पूर्ति के रूप में पेश कर रहे हैं। भारत का अगस्त 2025 में प्रस्तावित बांग्लादेश दौरा रद्द हो सकता है। बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने वहां की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बीसीसीआई को यात्रा न करने की सलाह दी है। अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा। प्रस्तावित शेड्यूल 3 वनडे मैच 17 अगस्त से थे, 3 2020 मैच 26 अगस्त से थे। भारत ने 2024 के पिछले दौरे में बांग्लादेश को T20 3-0 और टेस्ट में 2-0 से हराया था। हाल ही में ढाका के खिलखेत में एक दुर्गा मंदिर को गिराया गया, जिस पर भारत ने अंतरिम सरकार की आलोचना की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश सरकार को हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस द्वारा चीन में दिए गए बयान में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भूमिबद्ध क्षेत्र कहा गया, जिससे कूटनीतिक तनाव बढ़ गया। इसके बाद भारत ने पूर्वोत्तर राज्यों और बंगाल के जरिए बांग्लादेशी वस्तुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी, जिससे व्यापार में कठिनाई आई है। भारत सरकार की सुरक्षा चिंता और हालिया कूटनीतिक विवादों के कारण बांग्लादेश दौरे पर संकट मंडरा रहा है। जल्द ही इस पर आधिकारिक घोषणा की जाएगी। पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने शुभमन गिल की डबल सेंचुरी की प्रशंसा करते हुए उन्हें भविष्य का सितारा बताया। यह टिप्पणी गिल की 259 रनों की ऐतिहासिक पारी के बाद आई, जो उन्होंने बर्मिंघम टेस्ट के दूसरे दिन 387 गेंदों में खेली। अजरुद्दीन ने कहा, शुभमन गिल ने बेहतर बल्लेबाजी की। वह पहले से ही एक शानदार खिलाड़ी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह भविष्य में और ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट। एजवेस्टन टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया है। केवल 25 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसे जानकर पूरा विश्व क्रिकेट हैरान है। गिल ने भारत की पहली पारी में 387 गेंदों में 269 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 30 चौके और 3 छक्के लगाए। यह टेस्ट क्रिकेट में उनका पहला दोहरा शतक है। गिल अब विश्व क्रिकेट के इतिहास में ऐसे पहले और इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने 25 साल की उम्र तक टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूपों में दोहरा शतक जड़ दिया है। हालांकि वनडे और टेस्ट दोनों में दोहरा शतक लगाने वाले वे दुनिया के 5वें बल्लेबाज हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे अकेले हैं। टेस्ट और वनडे दोनों में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल 25 वर्ष। गिल ने इस पारी के साथ टेस्ट क्रिकेट में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए किसी भारतीय द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी खेली। उन्होंने इस मामले में विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है। नंबर 4 पर भारतीय बल्लेबाजों की सर्वश्रेष्ठ पारियां इस प्रकार हैं:
269, 269। शुभमन गिल बनाम इंग्लैंड, बर्मिंघम 2025 में। 254 नॉट आउट, विराट कोहली बनाम साउथ अफ्रीका, पुणे 2019 में। 248 नॉट आउट, सचिन तेंदुलकर बनाम बांग्लादेश, ढाका 2004 में। विश्व रिकॉर्ड की बात करें, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी पारी श्रीलंका के महिला जयवर्धने ने खेली थी। उन्होंने 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में 374 रन बनाए थे। भारत ने पहली पारी में 587 रन बनाए। जवाब में दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 77 रन बना दिए थे।